हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में देख रहे हैं जो आपकी मनोविज्ञान है ना, उस यानी मनोविज्ञान यानी सीडीपी, उससे संबंधित हम 30 क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके 30 में से कितने सही हो रहे हैं वो बता देना कमेंट्स में, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और मैं थोड़ा सा इसमें ये बताना चाह रहा हूँ, इसमें थोड़ा क्वेश्चन फ्रेम है ना, ये अलग दिखाई देगा आपको, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज नहीं होना है। जैसे कि पहले इंग्लिश दे रखी है, फिर उस क्वेश्चन को हिंदी में दे रखा है, इसी प्रकार पर ऑप्शन मिलेंगे आपको देखने को, थोड़ा कन्फ्यूज नहीं होना है। जैसे मान लीजिए आपने ए ऑप्शन लगाया तो आप देख के लगाएं, क्योंकि ये ऐसे लगेगा जैसे बी ऑप्शन पे जा रहा है क्या, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी थोड़ा देख के ऐसे मतलब है ऑप्शन बी, जैसे मान लीजिए बी है, बी में रिलेटिव्स आ रहे हैं तो ये रिश्तेदार, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया है इन्होंने ऑप्शन बनाने में, ठीक है। तो आप एडजस्ट करना इसे। इसी प्रकार के जो 30 क्वेश्चन रहेंगे इसी प्रकार के, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है ये वाला 121 नंबर, इसमें पूछा गया था कि बाल विकास में कौन महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। आपको ये ऑप्शन दे रखे थे, तो हम ये कहेंगे सभी निर्वाह करेंगे यानी जो विकास में, लेकिन आपको महत्वपूर्ण बताना था, यानी महत्वपूर्ण निर्वाह या भूमिका निर्वाह कौन करता है, या जिनका रोल ज़्यादा रहता है, तो वो पेरेंट्स रहेंगे यानी माता पिता। यानी बालक के विकास में हमेशा ही माता पिता का ही रोल रहता है ज़्यादा, और यही पूछा था किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी या निर्वाह करेंगे, तो वो आपके पेरेंट्स करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो थोड़ा कन्फ्यूज नहीं होना है इन चीज़ों में, ठीक है जी, ऑप्शनों को लेकर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसी प्रकार इसमें अब देखो, जैसे क्वेश्चन को मैं जूम कर दूँ, अब इसे ध्यान से देखना। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 122 नंबर है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, यानी जो आपकी गर्भधारण की प्रथम अवस्था कौन सी होती है, इसमें दे रखा है। देखो ए के सामने दे रखा है एम्ब्रो स्टेज, जिसे हिंदी में पिंडावस्था कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है फीटस या फीटस स्टेज, जिसे भ्रूणावस्था कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपकी ओवम स्टेज, जिसे डिम्ब अवस्था कहते हैं। 4 नंबर की जो अवस्था है उसे बोलते हैं गेस्टानेशनल स्टेज या गेस्टुनेशनल स्टेज बोल देंगे, जिसकी बीजावस्था कहेंगे इसे। थोड़ा इसे रफ करते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाएगा, ठीक है। यानी 4 नंबर ऑप्शन की ये है, 3 नंबर ऑप्शन ये है, 2 नंबर ऑप्शन ये है और फर्स्ट ऑप्शन ये है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका डिम्ब अवस्था, ठीक है। यानी जो आपकी गर्भधारण की प्रथम अवस्था होती है वो डिम्ब अवस्था होती है, ठीक है। अभी क्या है कि अब इसे एक बार समझ लीजिए, सभी चीज़ों को जहाँ पे मैंने लिखी है वो इस वजह से लिखी है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। इसे थोड़ा रफ सा करते हैं, अब देखते जाना। देखो अब ये क्या है कि मैंने ये क्या चीज़ लिखी है। जैसे आप बाल विकास पढ़ेंगे तो बाल विकास में श्रीमती हल्लो के अनुसार 10 अवस्थाओं का स्टेप बताए गए हैं कि यानी जो पहली अवस्था हो गई वो प्री नेटल पीरियड हो गई, फिर सेकंड अवस्था हो गई इन्फेंसी हो गई, फिर उसके बाद बेबीहुड हो गई, फिर चाइल्डहुड हो गई, फिर आपकी प्री चाइल्डहुड हो गई, फिर प्री हो गई, फिर पोस्ट हो गई और फिर एडोलसेंसी। यानी इस प्रकार की ये अवस्थाएँ बांटी हैं उन्होंने। हालांकि 11 अवस्थाएँ हैं, ये मैंने थोड़ा 10 गलत लिख दिया, 11 होंगी यानी श्रीमती हल्लो के अनुसार, ठीक है। तो अब क्या है कि मैं ओवरऑल ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो गर्भाधारण होता है उस दौरान कौन कौन सी चीज़ें परिवर्तित होती हैं जिनसे कि क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे। जैसे कि आप ध्यान रखना, जो बाल विकास होता है हालांकि उसमें 10 अवस्थाएँ थी, श्रीमती हल्लो के अनुसार 11 हो जाती हैं, बस ये ध्यान रखना। संपूर्ण जीवन जो होता है बच्चे का यानी जन्म लेने तक, तो 270 से 280 डे होते हैं, ठीक है। ये होगी 7 बार। अब इनकी अवस्था में पहले नंबर की आती है प्री नेटल स्टेज, जिसे प्री नेटल पीरियड बोलते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्व प्रसूति काल, जो 3 भागों में बांटी गई है। कौन कौन सी? पहली है बीजावस्था, जिसे इंग्लिश में जर्मिनल कहते हैं, ये 2 सप्ताह तक होता है समय। सेकंड आती है भ्रूणावस्था, जिसे इंग्लिश में एम्ब्रॉइक स्टेज बोल सकते हैं, जो 2 वीक से लेकर 2 मंथ तक होती है इसकी, ठीक है। एक होती है गर्भावस्था, जो होती है 2 मंथ से लेकर जन्म तक, ठीक है। ये इनकी डिवाइड कर रखे हैं टाइम पीरियड। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से तो बन ही जाते हैं या अवस्थाओं को लेकर, लेकिन ये पूछा है जो भ्रूणावस्था होती है उनकी कितनी अवस्था होती है, वो होती है 3। पहली होती है आपकी एक्टोडर्म, जिसे हिंदी में कहते हैं बहिस्तर। दूसरी होती है मीजोडर्म, जिसे कहते हैं आप मध्य स्तर। तीसरी होती है एंडोडर्म, जिसे अंत स्तर बोलते हैं। क्वेश्चन ये देखो यहाँ से भी बने हैं कैसे। क्वेश्चन ये आता है कि आप ये बताइए कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, जो नाड़ी मंडल बोल लो या इसे नर्वस सिस्टम को हिंदी में क्या कहेंगे, तंत्र का तंत्र बोल लो, हाँ नर्वस सिस्टम यानी तंत्र का तंत्र। तो इनका विकास है या तो डायरेक्टली भ्रूणावस्था देगा, नहीं देगा तो फिर आपको एक्टोडर्म देगा। ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। अब ये ध्यान रखो ओवरऑल कि भ्रूणावस्था में जो 3 प्रकार बताए, जिनमें से पहला है एक्टोडर्म, उसमें हमारी त्वचा का निर्माण होता है, दांत का होता है, नाखून का होता है, बालों का होता है और हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसका, और ये नाड़ी मंडल बोल देते हैं सही। तो इनका विकास होता है, ये ध्यान रखें बस।
मध्य स्तर कौन सा होता है, मध्य स्तर में हमारे जो भीतर की त्वचा होती है ना वो उसका विकास होगा, और जो हमारी मांसपेशियाँ पाई जाती हैं हड्डियों के साथ उनका, ये कह सकते हैं जो भी मांस होता है शरीर में, तो वो किसके आधार पर बनता है, वो मेसोडर्म के आधार पर बनता है। एक होता है एंडोडर्म, तो एंडोडर्म को हिंदी में कहते हैं अंतस्तर, लेकिन इसके अंतस्तर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, यानी एंडोडर्म के अंडर में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। एक तो आएगी पाचन प्रणाली, जिसे आप पाचन तंत्र बोलते हैं, हमारे फेफड़े जिनसे श्वास लेते हैं हम, और लीवर जो मेनली हमारे मुख्य अंग माना जाता है, यानी ये कह सकते हैं अंतस्रावी की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है वो लीवर ही मानी जाती है, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं पाचन प्रणाली, फेफड़े और लीवर, ये सभी चीज़ें एंडोडर्म में आएंगी। मेसोडर्म में हमारी जो त्वचा है और हमारे अंदर की जो मांसपेशियाँ हैं वो पाई जाएंगी। एक्टोडर्म में ये चीज़ें आ जाएंगी, जैसे त्वचा का निर्माण हो गया, दांतों का, नाखून, बाल और हमारा नर्वस सिस्टम। बस ये काफ़ी है। प्रीवियस में आए वो क्वेश्चन अगर गर्भकाल को लेकर बनेंगे तो इनसे ज़्यादा नहीं बनते। और हालांकि हाँ ये ध्यान रखना, जैसे कि ये हमने पढ़ी थी प्रीनेटल पीरियड ये वाला, इसके बाद कौन सी उम्र आएगी, फिर ये आएगी इन्फेंसी, जैसे बोलते हैं शैशवावस्था, फिर उसके बाद आएगी जो आपकी जो बाल्यावस्था से संबंधित, ठीक है। फिर बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, या किशोरावस्था से पहले पूर्व किशोरावस्था, फिर मध्य, फिर उत्तर किशोरावस्था। तो ये चीज़ें चलती हैं, डिपेंड करता है आप किन के अनुसार पढ़ रहे हैं। ये मैंने बताया श्रीमती हल्लो के अनुसार, आप अन्य के अनुसार पढ़ेंगे तो उनमें अलग होगा, लेकिन मेनली तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं बस। अब देखो मैंने 2-3-4 मिनट लिए हैं, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और इन्हें भ्रूणावस्था, बीजावस्था, इनकी उम्र भी पूछ ली जाती है। उम्र मीन्स ये टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, 123 नंबर में पूछा है। ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन इंग्लिश में देखना, लर्निंग टू वॉक, यानी जो चलना सीखना है वो इसमें बताइए किसका एक विशेषता होगी। जैसे कि ये एक लक्षण है, या ये शारीरिक विकास है, ये क्रियात्मक विकास है, ये व्यवहार है। तो हम कहेंगे ये आपका एक क्रियात्मक विकास हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। हालांकि इसमें शारीरिक भी दे रखा था, लेकिन ये क्रियात्मक सबसे बेस्ट रहेगा कहना, यानी चलना सीखना है वो क्रियात्मक विकास कहलाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा घटक प्रभावित नहीं करेगा। जैसे कि गरीबी कर सकती है निश्चित तौर से, कच्चा में नींद निकालना ये नहीं करेगी, स्नेह की कमी ये कर सकती है, और कलह यानी घरेलू कलह होती है उनसे भी होती है। यानी आपको ये पूछा गया था अब मेंटली जो मेंटली स्वस्थ रहेंगे वो कब रह सकते हैं। तो मेंटली स्वस्थ यानी ये तो नहीं पूछा है कि मेंटली स्वस्थ कब रहेंगे, ये पूछा उल्टा, यानी आपके ये बताइए जो मेंटली स्वस्थ को प्रभावित करने वाले कौन कौन से इसमें से घटक हैं, यानी आपके मानसिक रूप से। तो हम कहेंगे हमारी एक तो गरीबी, निश्चित तौर से जितने गरीबी होते हैं तो वो मेंटल तौर पर कह सकते हैं प्रेशर में ही रहते हैं। और बाकी है स्नेह की कमी, अगर पेरेंट्स में से कोई भी खत्म हो जाए तो आप भी जानते हैं उसे स्नेह नहीं मिल पाएगा। घरेलू कलह का मतलब पेरेंट्स में झगड़े होना, या पेरेंट्स में नहीं तो सदस्यों में किसी में भी हो सकते हैं। तो यानी ओवरऑल ये मेंटली एक तरह से कह सकते हैं, ये एक तरह से मेंटली आपके माने जाएंगे, मानसिक रूप से माने जाएंगे, ये प्रभावित करने वाले होंगे, ठीक है। चाहे वो आपकी गरीबी हो, या स्नेह की कमी हो, या घरेलू कलह, ये आपको मेंटली तौर पर प्रभावित करेंगे। लेकिन कच्चा में नींद निकालना ये कोई संबंध नहीं होगा आपके मानसिक स्वास्थ्य से। नींद अच्छी लेगा तो निश्चित तौर से मेंटली वो स्वस्थ रहेगा। तो यही है कि इसमें से हमें बताना था जो प्रभावित नहीं करेगा वो करेगा 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 125वां कि विकास का अर्थ क्या होता है। तो विकास का अर्थ तो हम ये कहते हैं, जैसे कि इसमें से ऑप्शन देखें, जैसे कि पहला है व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, कल्पना में परिवर्तन नहीं होगा, आकार में परिवर्तन भी नहीं होगा, और आपकी भावना में परिवर्तन भी नहीं होगा। सिंपल ही क्वेश्चन था, सिंपल ही आंसर है, व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है 126 नंबर, इसमें पूछा कौन सा मानसिक विकार नहीं है। देखो मानसिक से रूप, यानी अभी हमने जो किया था मानसिक स्वास्थ्य को लेकर क्वेश्चन, अब पूछा है मानसिक विकार का मतलब है डिसऑर्डर, कौन सा नहीं है। जैसे कि मिर्गी आना, तो निश्चित तौर से इसे एपिलेप्सी बोलते हैं। मिर्गी आना एक मानसिक विकार है, ये बात सही है। गठिया तो हमारे जो आप ऐसे बोल सकते हैं, गठिया या गांठ ऐसे बोल सकते हैं कि जो जोड़े होते हैं ना हमारे, जैसे कि जो जितने भी जोड़े हैं वो हाथ के पैर के इन्हीं से संबंधित होता है। इनमें चिकनाहट कम हो जाती तो हड्डी आवाज़ करने लग जाती है, उसे ही बोलते हैं आप गठिया। तो ये गठिया तो एक रोग है, डिसऑर्डर थोड़ी है ये, तो यही अलग हो जाएगा। बाकी तंत्र का रोग निश्चित तौर से जो आप साइकोसिस बोल सकते हैं, ये मेंटली विकार है। मनोवृत्ति जो मैंने बताया ना साइकोसिस ये मनोवृत्ति है, बाकी
तंत्र का व्यक्ति थे वो तो न्यूरोसिस थे हो जाएंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन ये है कि इनमें ऑप्शन कुछ उल्टे सीधे बना दिए हैं। ये उल्टे सीधे मीन्स मतलब ये कि पहले इन्हें हिंदी इंग्लिश ऐसे हिसाब से रखनी थी, ऊपर नीचे नहीं करनी थी। तो थोड़ा ऑप्शन नंबर लेकर कन्फ्यूजन है इसमें, लेकिन आप ध्यान रखना इसका तो राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन होगा। यानी जो गठिया है वो जोड़ों का दर्द होता है, तो ये आपका एक रोग है, ना कि ये मेंटली यानी जो आपके मानसिक विकार है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देख पाए होंगे इसमें से बताना है कि मानसिक बीमारी में शामिल नहीं है। आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़ के देखेंगे तो ये बात जो है ना ये वाला शामिल नहीं होगा। बाकी मानसिक में परिवर्तन हो यानी मस्तिष्क में और बचपन के अनुभव हों और या आपकी आनुवंशिकता कारक हों, ये सभी आपकी मानसिक बीमारी में शामिल होंगे। जो शामिल नहीं होगा वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा था, ये वो उन्हीं से संबंधित है, विकास से क्वेश्चन बना है। इसमें पूछा गया था जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि 1 वर्ष में स्वस्थ बच्चे का वजन कितना होता है। ये फैक्चुअल है, ठीक है, ध्यान रखना। ये जन्म के समय का 3 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब ध्यान रखो मैंने यहाँ पर कुछ फैक्ट लिख रखा है, जैसे जन्म के समय बच्चे का भार कितना होता है, WEIGHT वेट यानी भार। तो आप देखेंगे 7 पाउंड होता है। 7 पाउंड का मतलब ये होता है या तो 7 पाउंड होगा या फिर 3 किलो 17 ग्राम ऐसे बोल सकते हैं, या 3.175 kg यानी 3 किलो 17 ग्राम ऐसे बोल सकते हैं। बाकी अब ये कहेंगे ये पौंड यानी जो पौंड 7 पाउंड बोल रहे हैं ना, तो आप बताइएगा 1 पाउंड बराबर कितना होता है। तो 1 पाउंड बराबर होता है 453.69 ग्राम, यानी समझ रहे हो ना, 1 पाउंड बराबर ये इतना है। अगर इसका गुणा आप इससे कर देंगे तो यही वेट निकल के आएगा। बच्चे का जन्म के समय इतना भार होता है, और अगर 1 वर्ष का हो जाएगा तो कम से कम वो कितना हो जाएगा, जो जन्म के वजन का 3 गुना हो जाएगा, यानी इसका 3 गुना करेंगे तो 1 साल का बच्चे का कितना वेट होगा वो आ जाएगा। तो ये थोड़ा फैक्चुअल पूछा था इन्होंने, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शेष अवस्था में रक्तचाप होता है यानी जो ब्लड प्रेशर होता है वो कैसा होता है। तो हम ये कहेंगे कम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, कौन पासा दोष है जिसमें गले की मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है, ऐंठन से होता है ऐसे कह रहा है ये। तो वो आपका वही है जिसे स्टैमरिंग बोलते हैं यानी अखलाना। तो ये आपके किससे संबंधित है, एक तो भाषा का दोष है, दूसरी बात गले में जो मांसपेशियों में ऐंठन की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जैसा देख पा रहे होंगे, अब इसमें पूछा है कि सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख रखी है जिससे डायरेक्टली आपको याद हो जाए। जैसे क्रैचमर है, ये क्रैचमर बोलते हैं इसे। ये क्रैचमर कौन है पता है, ये आपके जो सेल्डन है ना इनके गुरु रहे हैं। ये कौन, क्रैचमर। तो मैं पहले ये बता देता हूँ फिर ये बता दूँ, क्योंकि इनमें प्रकारों में कुछ चीज़ें दोनों में सिमिलर नहीं है, लेकिन ये इनके शिष्य रहे हैं, तो निश्चित तौर से कुछ विशेषताएँ आपके क्रैचमर की दे रखी हैं। तो हमें सेल्डन के अनुसार है व्यक्तित्व का प्रकार बताइएगा। तो सेल्डन के अनुसार 3 प्रकार बताए गए थे, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा है, एक मात्र दिखाई दे रहा है मीजोमॉर्फिक, ये वाला ऑप्शन। जैसे मध्य आकृति बोल रहे हैं, जो मीजोमॉर्फिक है ना ये मध्य आकृति कहलाती है या मध्य वाला कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब ध्यान रखें, क्या रखें, मैं क्रैचमर इसलिए बताया था कि ये सेल्डन है ना, सेल्डन के गुरु रहे थे क्रैचमर। तो इन्होंने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा था, एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। सेल्डन थे, इन्होंने सोमेटोटाइप का एक सिद्धांत दिया था व्यक्तित्व में। इनकी बुक का नाम था एटलस ऑफ मैन, और इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे, यानी 3 टाइप बताए थे व्यक्तित्व के, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। हमें पूछा था सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार कौन सा है, तो हमने बता दिया था ये मीजोमॉर्फिक हो जाएगा। इसमें मीजोमॉर्फी दे रखा है लेकिन मीजोमॉर्फिक ही होता है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि व्यक्तित्व के जैविक निर्धारक घटक कौन कौन से इनमें से। तो जैविक का मतलब होता है जो हमारे शरीर से संबंधित है, तो वो आपका वंशानुक्रम है। बाकी ये बाह्य हो जाएगा, ये भी बाह्य है और ये भी बाह्य है। और जो आंतरिक होता है वो वंशानुक्रम बोल लो या इसे ही हेरिडिटी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है इनमें से। तो देखो अनुबंधन यानी आप ये बात कर रहे हैं पावलर की, यानी CR थ्योरी बोलते हैं इसे। तो निश्चित तौर से ये होता है, यानी आप ये कह सकते हैं अनुबंधन के द्वारा भाषा सीख सकते हैं। इसमें यही पूछा था भाषा का कौन सा सिद्धांत नहीं है। बाकी नेक्स्ट है कि अनुकरण, बिल्कुल अनुकरण के द्वारा सीख सकते हैं, ये स्किनर ने बात की है। बाकी है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। तो हालांकि देखा जाए अतिरिक्त शक्ति वगैरह की इस प्रकार से संबंधित नहीं है। बाकी हम ये कहेंगे जो हमारी मैच्योरिटी होती है, जैसे परिपक्वता बोलते हैं, तो निश्चित तौर से जितनी हमारी मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी तो उस हिसाब से हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, समझने की भाषा को, और हम सीख भी जाते हैं।
तो हम ये कहेंगे ये भी बात सही है 4 नंबर, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। जो अतिरिक्त शक्ति का ये सिद्धांत है ना, ये भाषाई सिद्धांत में नहीं आता है। तो जो आते हैं वो अनुबंधन का आ जाएगा, अनुकरण का आ जाएगा, परिपक्वता। जो नहीं आएगा वो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बहुबुद्धि यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपके हार्वर्ड गार्डन ने दिया था 1983 में। इन्होंने शुरुआत में 7 प्रकार बताए, फिर इनमें एक कह सकते बुद्धि का प्रकार जोड़ा था तब 1998 में, तब 8 प्रकार हो गए थे। फिर उन्होंने एक और जोड़ा था 2000 में। तो इस प्रकार ये अभी वर्तमान में 9 प्रकार है। शुरुआत में 7 प्रकार थे और ये 9 प्रकार कौन कौन से वो देख लीजिएगा। LML इज पेन 1983, यानी इसका मतलब ये है, इस L से हो जाएगा लैंग्विस्टिक यानी भाषिक बुद्धि, दूसरी यानी M से हो जाएगा म्यूजिक यानी संगीत बुद्धि, इससे हो जाएगा लॉजिकल यानी तर्क बुद्धि। ये आई है ना, ये आई को 2 में डिवाइड कर रखा है। एक तो इंट्रापर्सनल हो जाएगी बुद्धि, एक हो जाएगी इंट्रा। इंट्रा तो हमारे स्वयं से संबंधित होती है और इंट्रा होती है हम दूसरों की भावनाओं के भावों को समझाए, यानी भाव वगैरह भावनाएं उन्हें समझे। बाकी एस से हो जाएगी स्पाइशियल, पी से हो जाएगी बॉडी काइनेस्थेटिक, ई से हो जाएगी जिसे एक्सटेंशियल बोलते हैं अस्तित्ववादी, और एन से संबंधित हो जाएगी जो प्राकृतिक या नेचुरलिस्टिक होती है। तो ये 9 प्रकार है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। हमें क्या पूछा था? हार्वर्ड गार्डन का बुद्धि बहुबुद्धि से था, तो हार्वर्ड गार्डन ने दिया था। ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें और भी दे रखे हैं, जैसे प्याजे को तो आप जानते होंगे, जिन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। गोलमेल है, इन्होंने कहा था, एक स्टेटमेंट आता है कि बुद्ध जो संविगा नहीं सॉरी ऐसे आया था कि बुद्धि लब्धि से बेहतर नहीं, सॉरी ऐसे नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन ये है कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से बेहतर क्यों, ये एक इनका स्टेटमेंट है जो बुक है, तो ये पूछी जाती है। बाकी है जॉन बियर है, ये भी कहीं ना कहीं संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया था जॉन बियर, इनके साथ और 2 मनोवैज्ञानिक थे। संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, जिनमें नाम आता है आपका जॉन बियर। बाकी गोल्डमैन ने तो फेमस की थी संवेगात्मक बुद्धि, और मैंने ये बता दिया संवेगात्मक बुद्धि संबंधित इनकी एक बुक थी कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से बेहतर क्यों, ठीक है। तो इस प्रकार का व्याधि का संज्ञानात्मक हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि हो गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये पूछा है कि जो शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। जब भी आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑफ टीचिंग बोले या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल बोले, तो ये आपके रॉबर्ट स्टर्नबर्ग से संबंधित होगा, जिन्होंने ये सिद्धांत 1985 में दिया था। इन्होंने सिद्धांत का नाम था टाइआर्किक थ्योरी, जिसे त्रिचापी सिद्धांत बोलते हैं। इनकी बुक थी बियॉन्ड IQ, ये 1985 में आई थी। और इन पर ये आधारित किस पर, यही तो पूछा था ना, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया किस सिद्धांत पर या सिद्धांत से संबंधित है, तो वो आपके संज्ञानात्मक यानी ये आपकी संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है। इनमें इन्होंने 3 योग्यता बताई। वो 3 योग्यता, पहली थी घटकीय, दूसरी थी आनुभाविक, तीसरी थी संदर्भात्मक। इंग्लिश में बोलेंगे कंपोनेंशियल, अनुभव को बोलेंगे एक्सपीरियंशियल और संदर्भात्मक बोलेंगे कॉन्टेक्चुअल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता है कि बच्चों की शिक्षा की ये कैसी सिफारिश करते हैं करिकुलम की, तो हम ये कहेंगे, ये कहते हैं कि ऐसा करिकुलम होना चाहिए स्पाइरल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, स्पाइरल करिकुलम की बात किसने की है, तो वो कही है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो इनका ये सिद्धांत है ना इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये कहते हैं कि बच्चों का दिमाग है वो कंप्यूटर की तरह कार्य करेगा, ये ऐसा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो इनके मैंने सभी चीज़ें बता दी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि एक छात्र जो शिक्षक एवं सहपाठियों से तर्क और वितर्क करता रहता है तो वह संबंधित होगा। अगर किससे, एक छात्र है जो शिक्षक और सहपाठियों से तर्क और वितर्क करता रहता है तो वो होगा प्रतिभाशाली बालक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है मेघ चित्र परीक्षण निम्न में से किसका मापन करता है। अगर इसकी आप इंग्लिश देखेंगे तो मेघ का मतलब क्लाउड टेस्ट होता है। देखो ये दिखाई दे रहा है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट होता है। तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट है वो किसका मापन करता है, वो आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये आपकी कह सकते हैं व्यक्तित्व का मापन करेगा ये, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। वो अभिरुचि का मापन करेगा कुटर परीक्षण, ये पूछा गया है। अभिरुचि बोलो या इंटरेस्ट बोलो। व्यक्तित्व का आपका TAT भी करता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। हमें पूछा था मेघ चित्र परीक्षण यानी क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ठीक है। एक कुटर परीक्षण भी पूछा जाता है, एक PFT भी पूछा जाता है। ये आपके रोजन बिंग का है, रोजन बिंग ने दिया था, इसे बोलते हैं पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, ठीक है। चित्र कुंठा परीक्षण इस प्रकार बोलते हैं। तो ये रोजन बिंग से संबंधित हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 पूछा था प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की विधि है, किसको मापती है ये,
तो देखो ये मॉर्गन एवं मुर्रे ने दी थी 1935 में। इसमें 30 कार्ड या 31 कार्ड हुआ करते थे। इसमें 10 मेल के, 10 ही फीमेल के और 10 मेल और फीमेल दोनों के मिलाकर, तो इस प्रकार ये 30 हो जाते थे। ये व्यक्तित्व का मापन करते हैं, तो इसमें देख लीजिए। लेकिन इस प्रकार का कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है इसमें, तो आप ध्यान रखें, क्या रखें कि TAT है ना, चाहे वो TAT हो, CAT हो, ठीक है, CAT हो, TAT हो, IBT हो, ठीक है, और कौन सी FWAT हो या SCET हो या PFT हो, या आपकी ड्रॉ ए मेन टेस्ट है, ड्रॉ ए मेन टेस्ट, चाहे ये हो, ठीक है। ये सभी आती है ना, ये प्रक्षेपी विधि है, ये ध्यान रखना। प्रक्षेपी यानी जो प्रोजेक्शन वाली, यानी जो हमारे अचेतन मन में क्या है वो इन विधियों के द्वारा पहचाना जाता था। तो ये क्या है, ये प्रोजेक्शन है। तो देखो ये तो सब्जेक्टिविटी ये तो होगी नहीं, ऑब्जेक्टिविटी ये भी नहीं होगी, प्रोजेक्टिविटी ये टेक्निक ये ही हो जाएगी, ठीक है। तो यानी जो प्रोजेक्शन वाली होती है उनसे संबंधित होती है ये। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा कि प्रासंगिक अंतर्बोध, अरे ये तो हमने अभी किया है, तो इसका राइट आंसर क्या था, प्रक्षेपी तकनीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बताइएगा अधिगम एक फिल इन द ब्लैंक्स क्रिया है, तो कैसी है, ये धार्मिक है, नहीं, सामाजिक है, ये हो सकती है, बाकी शारीरिक हो, ये तो होगी नहीं, तो फिर ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ये सामाजिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है। तो देखिए इसमें से ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें, चाहे वो अधिगम शैली हो, चाहे मोटिवेशन हो, चाहे आपके देखने का दृष्टिकोण हो या वैल्यू हो, ये सभी चीज़ें मायने रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। जैसे शिक्षक होता है, विद्यार्थी भी होता है और आपकी विषय सामग्री होती है, लेकिन पेरेंट्स से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, सीखने को व्यक्तित्व फिल इन द ब्लैंक्स कारकों की अंतःक्रिया के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक नहीं होगा, शारीरिक नहीं होगा, वातावरण आएगा। यानी व्यक्तित्व है वो और वातावरण के, यानी जो सीखने को व्यक्तित्व और आपका पर्यावरण कारकों की अंतःक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें ध्यान से देखें तो पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है आपको ये शिक्षण के बारे में 2 कथन दे रखे हैं, ये बताइए सही है गलत कौन सी है। ये कह रहा है कि छात्रों का मार्गदर्शन करने की एक जटिल कला है क्या शिक्षण, ये बात सही है। विभिन्न यानी शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध स्थापित करती है शिक्षण, ये भी बात सही है, तो हम कहेंगे ये दोनों ही सही है, यानी ये ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा, दोनों ही सही है। नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि शिक्षण फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए, नैदानिक भी होना चाहिए, उपचारात्मक, ये दोनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। यानी नैदानिक मीन्स ये है कि आप छात्रों की या जो भी स्टूडेंट है उनकी कमियों को जानना, एक तरह से कमियों या उनके रीजनों को जानना, कमी या रीजन यानी जो कारण होते हैं उन्हें जानना। अब ये जान लिए हैं आपने, अब इनका उपचार करेंगे इसके अंतर्गत उपचारात्मक परीक्षण के द्वारा, यानी इसे सुधारेंगे या सुसाध्य बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं उपचार बोल सकते हैं, या संशोधन बोल सकते हैं, कुछ भी कह लीजिएगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये है आपकी इंग्लिश भी दे रखी है, ये भी देख ले। ये कह रहा है कि व्यक्तिगत अधिगम या इंडिविजुअल लाइड लर्निंग, यानी इंडिविजुअल अधिगम, प्रत्येक व्यक्ति का अधिगम अपना तरीका होता है, ये बात सही है। शिक्षक ने प्रत्येक व्यक्ति के अधिगम के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजना बनाई है, तो ये भी बात सही है, यानी दोनों ही सही हैं, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा था, इसमें पूछा था थर्स्टन ने कितनी जो आपकी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं को सुझाव दिया था, तो वो दिया था 7, तो 7 वाला ऑप्शन सही है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लीजिएगा, क्या जानकारी देख लीजिएगा। थर्स्टन ने दिया था समूह कारक सिद्धांत, समूह कारक या इसी ग्रुप फैक्टर थ्योरी बोल देते हैं, तो ये थर्स्टन थे, साथ ही साथ कैली भी थे, उन्होंने 1938 में दिया था, जिसे ग्रुप फैक्टर थ्योरी बोलते हैं। इन्होंने बुद्धि अलग अलग समूह और प्रकोष्ठों में होती है, ऐसा कहा था इसने। फिर लास्ट में इन्होंने ये कहा था कि एक समूह में जितनी भी शामिल सभी प्रकार की इकाइयाँ होंगी वो एक समान कार्य करेंगी, जैसे कि ये, यानी कि बहुत सारे खंड है ना, ये सभी मिलकर है एक तरह कार्य करेंगे, ऐसे है, यानी विभिन्न प्रकार के जो खंड है वो एक तरह से कार्य करेंगे। अब ध्यान रखें, इन्हें क्वेश्चन कहाँ से पूछा था, क्वेश्चन यहाँ से पूछा था, जो प्राथमिक मानसिक योग्यता है वो 7 प्रधान क्षमताएं होती हैं, लेकिन दी तो इन्होंने 13 थी, लेकिन उनमें से मुख्य कितनी थी, 7, और वो 7 कौन कौन सी थी, वो ये थी MNPRSVW। एम का मतलब होगा मेमोरी, एन का मतलब होगा न्यूमेरिकल, जिसे हम क्या बोल देंगे, पी का मतलब होगा यहाँ पे परसेप्शन, जिसे प्रत्यक्षण बोलेंगे, और बाकी आर का मतलब रीजनिंग, जिसे तर्क बोल सकते हैं, एस का मतलब स्पाइशियल स्थानिक बोलेंगे, वी का मतलब होगा वर्बल शाब्दिक, और डब्ल्यू का मतलब होगा वर्ड फ्लुएंस।
तो ये आपके 7 प्रकार थे जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बाकी थोड़ी बहुत डिटेल थी मैंने आपको इधर बता दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक बच्चे का सीखना फिल इन द ब्लैंक से शुरू होता है, तो हम ये कहेंगे अपने परिवार से सीखेगा शुरुआत में, तो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें बताइएगा कि शिक्षण क्या है। एक तो पहली बात कला है और एक विज्ञान भी है, तो ये दोनों चीज़ हो जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से बताना है कौन सा कथन है सही नहीं है। पहला है अधिगम शिक्षार्थी पिछले अनुभव का सारांश होते हैं इनके पास, ये बात सही है। अधिगम शिक्षार्थी के ज्ञान और अनुभव का रचनात्मक संप्रेषण होता है, ये भी बात सही है, यानी संश्लेषण होता है। और अधिगम का लक्ष्य उच्च स्तरीय सोच का होता है, ये भी बात सही है। अधिगम रचनात्मक होता है, ये भी बात सही है। फिर गलत कहाँ पर हो रही है, हमें पूछा था कौन सा अधिगम का या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये कह रहा था कि अधिगम है शिक्षार्थी के पिछले अनुभव का सारांश होता है। अधिगम शिक्षार्थी के ज्ञान अनुभव का रचनात्मक संश्लेषण होता है। अधिगम लक्ष्य उच्च स्तर होता है, अधिगम रचनात्मक होता है। तो फिर इनमें एक नंबर ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा, इसका एक रीजन देंगे हम। देखो हालांकि फ्लो में मैंने भी सही कर दिया था और ये लग भी रहा है स्टेटमेंट सही कि अधिगम है शिक्षार्थी के पिछले अनुभव का सारांश है। पर्टिकुलर देखो, अब ये तो नहीं कहेंगे कि देखो अधिगम क्या है, अधिगम क्या होता है जो आपके व्यवहार में परिवर्तन करे, लेकिन ये तो ये कह रहे हैं कि पिछले अनुभवों का सारांश, तो हम इस वजह से कह रहे हैं कि हो सकता है ये पहला ऑप्शन गलत हो, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि हम व्यवहार में परिवर्तन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वर्तमान की बातों की बात की जाती है, न कि पिछले अनुभव। हाँ ये ज़रूर है कि जब हम बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, चाहे वो निर्मितवादी हों, तो वो यही कहते हैं कि पिछला अनुभव रहा है, बच्चे का ज्ञान रहा है, उसे है वर्तमान से जुड़कर पढ़ाना चाहिए, जिससे कि बच्चा ज़्यादा सीखे, तो उस वजह से, ठीक है। तो हालांकि इसका ऑप्शन एक माना है तो एक ही सही है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ये कह रहा है कि अधिगम की शिक्षार्थी के व्यवहार में, यानी व्यवहार में फिल इन द ब्लैंक्स परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि शिक्षण गतिविधियों के छात्रों के जीवन फिल इन द ब्लैंक्स परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें किससे संबंधित है, तो हम ये कहेंगे कि आपका ये स्टेटमेंट इस प्रकार कंप्लीट होगा कि अधिगम को शिक्षार्थी के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है, जबकि शिक्षण गतिविधियों के छात्र के जीवन में वांछित परिवर्तन के रूप में उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, यानी ये वाली इंग्लिश होगी इसकी और ये वाली हिंदी होगी। एक बार मैं इसे और कर देता हूँ, एक सेकंड, यानी ये इंग्लिश होगी और ये नीचे वाली हिंदी होगी, यानी ऑप्शन नंबर एक सही होगा। इस प्रकार हमने ये 30 क्वेश्चन किए हैं, इसमें से 1-2 क्वेश्चन बाकी में अच्छे थे, बाकी सभी सिंपल थे, आपने खुद भी देखे होंगे, ठीक है। तो बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।